नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत में संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहां पर शब्द आया है संघात्मक, फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग पूरे विश्व के फेडरलिज्म को समझ लेते हैं, तभी हम लोगों को भारत के एक फेडरल सिस्टम को समझने में मदद मिलेगी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन ऑल ओवर वर्ल्ड। सबसे पहले पूरे विश्व को फेडरल को ही हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इसका एक कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड का, फिर भारत को देखते हैं। संघ की अवधारणा। संघ की अवधारणा पूरे वर्ल्ड में 3 प्रकार के फेडरल सिस्टम विद्यमान है, जिसमें पहला बोला जाता है संघ, फेडरल। और दूसरा बोला जाता है परिसंघ, कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन। और तीसरे को बोला जाता है अर्ध संघ। अर्ध संघ, इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल। ये देखिएगा, पूरे वर्ल्ड में 3 प्रकार के फेडरल विद्यमान है। सबसे पहले हम लोग यहां पर फेडरल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे कॉन्फेडरेशन पर। इसका निर्माण कैसे होता है। दुनिया में तमाम देश हैं और यहां देखेंगे राज्य वाले मिलकर के, या हम कह सकते हैं कि कई देश मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। समझते जाइएगा, कई देश मिल करके एक केंद्र का निर्माण करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने फायदे के लिए। तो यहां सबसे पहले ये देश है और उसके बाद एक संघ का निर्माण करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हम लोग देखें तो यूएसए। यहां देखिएगा, नाम ही है यूनाइटेड। यू से यूनाइटेड यानी देश क्या हुए, यूनाइट हुए। शुरू में 13 देश यूनाइट हुए थे, आज यूएसए में 50 राज्य हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब हम लोग अमेरिका शब्द का प्रयोग करते हैं अमेरिका देश के लिए, वो अमेरिका देश नहीं है, वो तो महाद्वीप है। अमेरिका देश का नाम अमेरिका नहीं बल्कि यूएसए होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिएगा, तमाम देश मिल करके जब ये संगठन का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी कंडीशन बनती है। और इसमें क्या होता है, इसमें बाहर से अंदर तो कोई देश आ सकता है, और जब अंदर आएगा तो ये प्रांत का रूप धारण कर लेता है, ये राज्य का रूप धारण कर लेता है, ये प्रदेश का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यहां अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है, ये कंडीशन होती है। अमेरिका इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी डिवीजन ऑफ पावर्स। और अमेरिका की बात करते हैं तो यहां देखिएगा, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत लागू होता है, यानी सेंट्रल की शक्तियों का अमेरिका के संविधान में उल्लेख किया गया है, बाकी नहीं किया गया है। बाकी राज्य अपना अपना खुद संविधान बनाते हैं। इस तरीके से अमेरिका में एक संविधान यूएसए का हो जाता है और 50 संविधान राज्यों का हो जाता है, अपना अपना संविधान है, ये बटा हुआ है। इस तरह अमेरिका में 51 संविधान विद्यमान है। तो इस प्रकार के कंसेप्ट डेवलप होते हैं जिसका नाम बोलते हैं फेडरल संघ। दुनिया में सबसे बढ़िया उदाहरण यूएसए का मिलता है।
अब हम लोग आते हैं परिसंघ की तरफ, कॉन्फेडरेशन की तरफ। इससे काफी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन अंतर क्या होगा ये देखिएगा। दुनिया के तमाम देश चाहे तो मिलकर के रहें, एक संघ का निर्माण करें, ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन अंतर क्या है, बाहर से कोई देश अंदर तो आ सकता है और अंदर से भी बाहर जा सकता है, जबकि अमेरिका में नहीं था। यहां पर है, चाहे बाहर से अंदर आए चाहे अंदर से बाहर आए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस। इसको कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। इसको पूर्व सोवियत संघ क्यों बोला गया? क्योंकि देखिएगा, इसमें बाहर से अंदर भी आ सकते हैं, अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। इसी का नतीजा हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये 15 देश मिल करके यूएस सरकार का निर्माण किए हुए थे। 1991 में इनका विघटन हो गया, और जब तक विघटन नहीं था तब तक देखिएगा यहां भी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां बटी हुई है। डिवीजन ऑफ पावर्स यहां भी, डिवीजन ऑफ पावर्स यहां भी है। लेकिन यहां शर्त क्या है कि जब चाहे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो सकते हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। हालांकि इसके पीछे कहा जाता है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा। क्यों? यूएसए बिलोंग्स टू कैपिटलिज्म बट यूएसएसआर बिलोंग टू सोशलिज्म। ये कैपिटलिज्म, ये सोशलिज्म, सोशलिस्ट कैपिटलिज्म को नहीं देखना चाहता है और कैपिटलिज्म सोशलिज्म को नहीं देखना चाहता है। इसीलिए शीत युद्ध चलता रहा दोनों में। खैर वो तो अलग विषय है, कभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। तो यहां पर जो परिसंघ है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिला पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर का। अब आते हैं अर्ध संघ, जिसको बोला जाता है क्वासी फेडरल। इसमें क्या फर्क होता है? इसमें देखिएगा देश पहले होता है। यहां देखिए देश, अगर हम यहां बात करें ये सब देश हैं, और उसके अंदर क्या है, इसे प्रदेश हो गए। बाहर से कोई देश आता तो अंदर आके प्रदेश हो जाएगा, प्रदेश की तरह ही व्यवहार करेगा। ये देखिए ये देश है और ये सब क्या है, एक प्रदेश है। तो यहां पर कह सकते हैं राज्य पहले है और देश बाद में निर्माण हो रहा है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो राज्य पहले है और केंद्र का निर्माण बाद में कर रहे हैं। ठीक इसमें उल्टा होता है, देश पहले होता है और राज्य बाद में आते हैं। इस तरह देखिएगा, एक तो ये होता है। इसमें बाहर से कोई अंदर तो आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो यहां देखने से यह लग रहा है कि कुछ हद तक यूएसए से मैच खा रहा है, लेकिन और भी कंडीशन है। क्या है कि ये सामान्य काल में संघात्मक तथा विशेष काल में, जो विशेष काल होगा उसमें एकात्मकता का व्यवहार करता है, यूनिटरी का बिहेव करता है, नॉट टू फेडरलिज्म। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अर्ध संघ। एक नाम आता है के.सी. रियर। बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संघ को अर्ध संघ किसने शब्द दिया है, तो यही नाम है के.सी. रियर ने दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, ये बार बार सवाल पूछा जाता है। इस तरीके से कंसेप्ट समझ लेते हैं तो मेंस में इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, और कभी इंटरव्यू में जवाब देना होगा तो विधिवत इसका जवाब दे देंगे। तो यहां तो हम लोगों ने समझा पूरे वर्ल्ड का जो फेडरल सिस्टम है उसको हम लोग समझे। अब हम लोग आते हैं कि भारत में संघ की क्यों जरूरत पड़ी, उसको देखते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फेडरल सिस्टम के क्या सिम्टम्स होते हैं और यूनिटरी जो सिस्टम होते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उस पर हम लोगों ने विधिवत अध्ययन किया। हल्की सी झलक हम लोग यहां भी ले लेते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य बटी होती है।
जबकि यूनिटरी सिस्टम में शक्तियां पूरी तरीके से यूनाइट होती है, वो सेंट्रल में होती है। ये एक मेन फीचर होता है संघात्मक और एकात्मकता। भारत सामान्य काल में संघात्मक है और विशेष काल में एकात्मक है। लेकिन पूछा जाए कि भारत संघात्मक है या एकात्मक है और आपके सामने केवल दो ही विकल्प हो तो उसका उत्तर आप फेडरलिज्म देंगे, आप संघात्मक ही देंगे, एकात्मक नहीं कहेंगे। तो भारत की जो संघ है वो किस स्वरूप में आता है उसको हम लोग देखते हैं। हल्का सा हम लोग झलक ले लेते हैं। यहां पर अगर हम संघात्मक की बात करते हैं, संघात्मक, तो यहां केंद्र और राज्य इस प्रकार से होंगे। यहां पर शक्तियां बटी रहेगी, डिवीजन ऑफ पावर्स सेंट्रल और स्टेट में, यानी केंद्र और सेंट्रल और स्टेट्स में बधी रहेगी। जब हम एकात्मक की बात करते हैं, यूनिटरी की बात करते हैं, एकात्मक, तो पूरी की पूरी शक्तियां कहां रहेगी? सेंट्रल में रहेगी। स्टेट्स का अस्तित्व ही नहीं है, पूरा देश है। और यहाँ पर खास करके वहां के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, जो क्या है, ये बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है फेडरल सिस्टम, राज्यों का निर्माण करना पड़ता है। और ये प्रायः छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यूनिटरी सिस्टम एक ही जगह से कंट्रोल कर लिया जाएगा, और जबकि विशाल देश रहेगा तो पूरे देश का एक ही जगह से कंट्रोल कर पाना कठिन हो जाता है। तो ऐसे देशों में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो थोड़ा सा इसके संक्षिप्त इतिहास की तरफ चलते हैं। हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने भारतीयों का खूब शोषण किया, जितना संभव था खूब शोषण किया, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ही शोषण किया, यानी फूट डालो राज्य करो। खूब फूट डाला, राज्य किया। फूट डालता कैसे था ये देखिएगा। भारत में तमाम रियासतें हुआ करती थी, बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। इसका फायदा अंग्रेजों को मिला, ये आपस में लड़ाते रहते थे इस प्रकार से, और शासन भी करते रहते थे। बहुत लंबे समय तक शोषण किए भारतीयों का, और यहां फूट भी डाल दिए थे। जितने वर्ण थे सब में, उसका भी हम लोग कभी अध्ययन करेंगे कैसे कैसे डाले थे, उसका विषय यहां नहीं है। बस ये देखते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हर जगह लागू किए, और यहां भी राजाओं को, सामंतों को आपस में लड़ाते रहते थे और शासन करते रहते थे। बहुतों को समझ में आता था इसमें कि अंग्रेज हमारे हिमायती, हमारे समर्थक हैं, हमारे हितैषी हैं, परंतु बाद में सबको समझ में आने लगा कि ये हमारे शुभचिंतक नहीं है, ये हमको हड़पना चाहते हैं, हमारा शोषण करना चाहते हैं। और धीरे धीरे जब सबको समझ में आ गया, तब अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया। अब उस आंदोलन में बहुत बड़ी जरूरत थी क्या? एकता की, यूनिटी की। और एकता तभी स्थापित हो सकती है कि भारत में सब लोग एक साथ आए। तो एक साथ कैसे आएंगे उसको देखना है। एक तो विविधता भारत में बहुत थी, वो विविधता जातिगत स्तर पर भी रही है, धार्मिक स्तर पर भी रही है, सांस्कृतिक स्तर पर भी रही है। यहां विविधता रही है। इस विविधता को कन्वर्ट करना था यूनिटी में, एकता में। और यहां पर देखिए, यहां भी तमाम सामंत, यहां भी एक बटा हुआ है, और उसको भी क्या करना है? यूनाइट करना, कुल मिला जुला करके एक साथ लाना है। तो जो हमारे आंदोलनकारी के नेतृत्व करता थे, उन लोगों ने इस पर अध्ययन किया कैसे हम लोग यूनाइट कर सकते हैं। तो यहां पर जनता को समझाने की कोशिश किया, चाहे जिस धर्म जात संप्रदाय के लोग रहे हों, कि अंग्रेज हम लोगों का शोषण करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, सबसे पहले इनको भगाना है। तो खैर देर ही लगी, लोग समझ गए कि हमको एक साथ आना होगा, तभी अंग्रेजों को हम लोग भगा पाएंगे। अब यहां देखिए, ये जो रियासतें थी, इनको एक साथ लाने का प्रयास कैसे किया गया।
कि अगर देश आजाद हो जाएगा तो आप लोगों की स्वायत्तता को बना के रखा जाएगा। तो इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, जो कि अंग्रेजों के अधीन हम लोग गुलाम बने हुए हैं और बहुत से राज्यों को हड़प लिया है। हड़प नीति के तहत अगर हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हमारी स्वायत्तता बनी रहेगी। किस रूप में? एक प्रांत के रूप में बनी रहेगी, एक राज्य के रूप में बनी रहेगी, ये आश्वासन दिया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। तो इन लोगों को लगा बहुत अच्छा, हम लोग बना करके रहेंगे और इस तरीके से ये लोग भी एकता के सूत्र में बंध गए। जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी थी वो भी यूनाइट हो गई। इस तरीके से एकता के सूत्र में आते हैं और एक साथ मिलकर के आवाज उठाते हैं और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकते, अंग्रेजों को भगा देते हैं। अब देखिए बात आई इन लोगों का, अब तो देश आजाद हो गया तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। जो धर्म, जाति, संप्रदाय, तमाम लोग जो वीरता लिए हुए थे उनके लिए बहुत दिक्कत नहीं थी। ये लोग एक प्रकार से दास हो गए थे, ये गुलाम हो गए थे। इनको चाहिए थी मुक्ति और मुक्ति मिल गई, यानी ये लोग क्या हो गए? ये लोग आजाद हो गए। तो इनको भी इसी में प्रसन्नता हो गई, इनके लिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। अब बात यहां पर आई, जब इतनी देशी रियासतें हैं, इतनी विविधता है, तो कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाए? अगर एकात्मक शासन यानी पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम को इग्नोर कर दिया जाए तो यहां विद्रोह हो जाएगा। साथ ही जो एक डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो भी समाप्त हो जाएगी और इतना बड़ा विशाल देश को केवल एक जगह से कंट्रोल करना, ये भी दिक्कत हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या थी, यूनिटरी सिस्टम लागू नहीं कर सकते। तो दो कंसेप्ट यहां आ रहा है, देखिए, एक तो संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है एकात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक अगर हम यूएसए की तरह लागू करते हैं तो तमाम राज्यों का अपना अपना संविधान हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी जब प्रत्येक प्रांत का अपना अपना संविधान हो जाएगा। आज वो तो साथ है, कल हो सकता है देश से अलग रहने की मांग करें। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जम्मू कश्मीर है। एक अलग संविधान जम्मू कश्मीर का चल रहा था, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग चल रहा था और आज तक हम लोग झेल रहे हैं। हालांकि 370 समाप्त कर दिया गया है, लेकिन समस्या कहीं न कहीं आज ही बना हुआ है। अगर हम पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम लागू कर देते यूएसए की तरह, तो भारत में जो एक राज्य लेकर के देश जूझ रहा है, पूरे राज्यों को लेकर के जूझ सकता था, ऐसा भी समस्या हो सकती थी। तो हम लोग पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम को भी नहीं लागू कर सकते थे और यूनिटरी सिस्टम को भी नहीं लागू कर सकते। तानाशाही हो जाएगी, इनकी स्वायत्तता पर खतरा लगेगा। तो एक मध्यम मार्ग अपनाया गया, उसी मध्यम मार्ग का नाम है अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल। और उसी को कहा गया है कि भारत सामान्य काल में संघात्मक है और विशेष काल में एकात्मक है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और तीनों को मिलाया दिया जाता है, इसी का नाम होता है संसद और इसी का दूसरा नाम विधायिका, लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग प्रांतों की बात करते हैं, प्रांतों का, तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, गवर्नर, इन तीनों को मिला देते हैं, इसको बोला जाता है विधान मंडल। विधान मंडल और इसी का दूसरा नाम विधायिका भी होता है, ये प्रांतीय विधायिका बोला जाता है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर केंद्र विधान बनाएगा, संसद विधान बनाएगी और राज्य सूची पर राज्य वाले बनाएंगे
समवर्ती सूची पर दोनों वाले कानून बनाएंगे, इस तरीके से। और ये हुआ सामान्य काल। सामान्य काल। और जब विशेष काल यानी विशेष परिस्थितियों में, वो विशेष परिस्थितियां इमरजेंसी भी हो सकता है या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, तब ये तीनों सूचियों पर अधिकार सेंट्रल का हो जाएगा और उस कंडीशन में ये यूनिटरी का बिहेव करेगा। इस प्रकार से एकात्मकता का इसका सिम्टम्स आ जाएगा। तो यहां देखेंगे प्रदेश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वायत्ता को बनाए रखने का भी प्रावधान कर दिया गया, और जब दिक्कत पैदा करेंगे राज्य वाले तो उसको कंट्रोल करने का प्रावधान किया गया। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम लोगों को यूएसए का नहीं बल्कि कनाडा में ऐसा प्रावधान है। यूएसए में नहीं, यूएसए में तो 51 संविधान हो गया। यूएसए का अगर हम लागू करते फेडरल सिस्टम तो खतरा हो जाता। तो हम लोगों ने कनाडा के सिस्टम को लागू किया कि सामान्य काल में फेडरल तरह बिहेव करता है, सामान्य काल में क्या होता है, ये संघात्मक, और विशेष परिस्थितियों में ये यूनिटरी का बिहेव करता है, इस तरीके से। परंतु आपसे पूछा जाए कि भारत संघात्मक है या एकात्मक है, तो संवैधानिक दृष्टिकोण से न तो ये संघात्मक है और न तो एकात्मक है। कि भारतीय संविधान के अगर आर्टिकल 1 में देखा जाए, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ये तो संवैधानिक रूप से हुआ। जब व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा जाए कि भारत संघात्मक है एकात्मक, आपके सामने केवल दो ही विकल्प रहे, तो आपका उत्तर फेडरल की तरफ होगा, आपका उत्तर संघात्मक की तरफ होगा। अब आते हैं, अब तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। कैसे कैसे, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में ये यूनिटरी हो जाता है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं कि भारत में जो संघ का स्वरूप है वो क्या है। भारत संघ पहले भी था जब संविधान लागू हुआ, भारत आज भी संघ है, परंतु संघ के स्वरूप में परिवर्तन आया है। वो क्या परिवर्तन आया है उसका भी अध्ययन हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेंशंस लिखने में आसानी हो जाएगी। यहां देखिएगा, भारत में संघ का स्वरूप, भारत में संघ का स्वरूप क्या स्वरूप, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, और आज तक किन स्वरूपों से गुजरा है भारत, जो एक फेडरल सिस्टम है। ये 3 स्वरूपों से गुजरा है। पहला सहकारी संघ, सहकारी संघ, और दूसरा है एकात्मक संघ, और तीसरा है राजकोषीय संघ। राजकोषीय संघ। अब यहां पर देखिएगा, भारत में संघ यहां भी है, संघ यहां भी है और संघ यहां भी है। यानी जब संविधान लागू हुआ तब भी संघ था और आज भी क्या है, संघ है। लेकिन यहाँ 3 स्वरूप आ गया, इधर सहकारी है, मध्य में यूनिटरी है, और देखिए यहाँ पर राजकोषीय लिखा हुआ है। तो इस देखिए, अगर हम देखें एक व्याख्या करें तो अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। शुरू में सहकारी कैसे था, हमारा देश लंबे समय तक गुलाम था। जब तक देश के सभी धर्म संप्रदाय जात के लोग एक साथ नहीं आए तब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। और हमारे देश के लोग कांग्रेस के बैनर तले एक साथ आए और एक साथ आकर के अंग्रेजों को भगा दिया। एक बड़ी अच्छी घटना हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब गांधी जी को लग गया कि हमारा देश अब आजाद हो जाएगा, ये 1941 की घटना है, 1941। गांधी जी
पंडित नेहरू साहब से कहते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व इस समय देश की आजादी के लिए है, और जब देश आजाद हो जाएगा तो इस कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि कांग्रेस को समाप्त करने की बात किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अच्छा, उनका तर्क क्या था? देश की आजादी के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर आजाद हो गया तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व करेगा वो इसका फायदा उठा सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, जबकि देश की आजादी में सबका योगदान है। अगर कांग्रेस पार्टी समाप्त कर दिया जाएगा तो नई नई पार्टियां जन्म लेंगी, और जो जिसका कर्तव्य रहेगा, काम रहेगा, चरित्र रहेगा, व्यवहार रहेगा, उस हिसाब से अपना वोट पाएगा। क्योंकि उस पार्टी के साथ इमोशन नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ देश की जनता का एक इमोशन जुड़ चुका है, इसलिए उन्होंने वकालत किया था। हालांकि अलग बात है, 1948 में गांधी जी मारे गए, 1950 संविधान लागू होता है, और 1951-52 में इलेक्शन होता है, और पंडित नेहरू साहब ने कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। जब नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ? वही कांग्रेस रह गई, और क्या रूप, किस रूप में? पार्टी के रूप में। इस तरीके से देखिएगा, सेंट्रल और स्टेट्स सभी जगह क्या आ गई? कांग्रेस ही कांग्रेस आ गई। यानी केंद्र में भी और राज्यों में भी, प्रांतों में भी कांग्रेस ही कांग्रेस आ गई। अब इससे फर्क क्या पड़ा? ये केंद्र और राज्य, क्या इनके अंदर द्वेष होगा? जब अपने होते हैं तो द्वेष नहीं होता है, वो मिलके काम करते हैं, क्योंकि अपने ही हैं। तो ये जो कंडीशन शुरू में पैदा हुआ सेंट्रल और स्टेट के बीच, ये सेंट्रल स्टेट के संबंध को ही संघ बोलते हैं, लेकिन कैसा संघ? सहकारी, यानी सेंट्रल स्टेट मिलके काम करेंगे। और आगे क्या हुआ? कोई भी एक पार्टी इतने बड़े विशाल देश का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। बहुत विशाल देश है भारत, बहुत जल्दी चीन से ज्यादा इसकी जनसंख्या भी हो जाएगी। और मैं बता दूं, अगर कोई पार्टी देश की अपेक्षाओं को पूरा भी करती है तो देश के लोग अपेक्षाएं ही बढ़ा लेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, मान लीजिए कोचिंग ही आप आ रहे हैं, आपके पास बाइक है, और किसी अपने साथी को या परिचित को बैठा करके लाते हैं, बराबर लाते हैं, और एक दिन जानबूझ करके न लाइए। ये प्रयोग करने के लिए उसका बिहेव में क्या परिवर्तन आता है? जिस दिन नहीं लाएंगे उस दिन बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि अपेक्षा करने लगे था आपसे। तो मनुष्य क्या करता? अपेक्षाएं को बढ़ा लेता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप देखें, अगर गांव की बात करें, गांव की महिलाएं ज्यादा डांट खाती हैं शहर की महिलाओं की तुलना में। इसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि गांव के पुरुष महिलाओं से अपेक्षा ज्यादा रखते हैं और शहर के पुरुष महिलाओं से अपेक्षा कम रखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? गांव की महिलाओं का समर्पण भाव ज्यादा होता है और उनकी तुलना में शहर में महिलाओं का समर्पण भाव कम होता है। ये मेन रीजन होता है, याद रखिएगा। तो अपेक्षा, एक तो एक पार्टी पूरे देश का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। यदि वो कर पाती है तो लोग अपनी अपेक्षाएं स्वतः बढ़ा लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है। जब अपेक्षाएं बढ़ाएंगे तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद करना शुरू करेंगे। क्षेत्रीय समस्याओं का जन्म होगा, क्षेत्रीय नेताओं का जन्म होगा, क्षेत्रीय नेताओं का जन्म होगा, क्षेत्रीय पार्टियां आएंगी, फिर क्षेत्रीय सरकारें बनेगी। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है। अब ये सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल स्टेट इसमें भी था और यहां भी है, लेकिन फर्क क्या है? हो सकता है ये गैर कांग्रेसी आ जाए। गैर कांग्रेसी संभव है। और जब गैर कांग्रेसी आएगा तो क्या इनको अच्छा लगेगा? नहीं। तो ये क्या कर सकते हैं? ये किसी तरीके से इन किन प्रकार यहां अपनी सरकार लाने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे बढ़िया 356 हथियार था। इसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान व्यवस्था कर दिया जाता है देश की एकता को बनाए रखने के लिए। जरूरत पड़ सकती, शायद इसकी कभी जरूरत पड़े, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया है। जितनी सरकारें आई हैं तकरीबन सब ने दुरुपयोग किया, किसी ज्यादा ने और किसी ने कम दुरुपयोग किया है।
अब देखिएगा, ये जो गैर कांग्रेसी सरकार बन गई, तो वो अपनी सरकार बने, यहां 356 लगा करके और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। और इस तरीके से अब दुरुपयोग चालू हो गया। अगर हम लोग 1977 की बात करें, जनता गवर्नमेंट ने 8 राज्यों में 356 लगाया था। और 1980 की बात करते हैं, इंदिरा जी ने 9 प्रदेशों में, 9 प्रांतों में 356 लगाया था। ये क्या संकेत कर रहा है कि 356 का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग होने लगा और राज्यों की शक्तियां छीनी जाने लगी। कहां ले जाया जाने लगा? सेंट्रल में ले जाया जाने लगा, एक तानाशाही स्थापित किया जाने लगा, एक यूनिटरी सिस्टम को संकेत करने लगा। यही है एकात्मक संघ। इस प्रकार से दुरुपयोग होता रहा, दुरुपयोग होता रहा। एक केस आता है 1994 में, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चल करके। एस.आर. बोम्मई केस का मामला था। ये 356 के दुरुपयोग को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया काफी हद तक, इसलिए ये मामला हल हो गया। फिर देखिए आगे क्या होता है। हमारा देश काफी संकट में भी रहा। इस पर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे संकट में रहा, कैसे उभरा। बस यूं देख लीजिए, उस संकट में रहा, उस संकट से उभरने के लिए 1991 की घटना है। एक आर्थिक उदारीकरण चालू किया गया। आर्थिक उदारीकरण, इसको बहुत छोटा समझ लेते हैं, बाकी डिटेल लोग बाद में समझेंगे।